नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया सीरीज के पार्ट सेकेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्ट वन में हमने वाइसरॉय ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, और फिर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट और लॉर्ड लॉरेंस के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लिटन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हमारे वाइसरॉय हैं लॉर्ड मेयो। इनका रूल 1869 से 1872 तक रहा था। इनके रूल में कुछ होने वाली खास बातों के बारे में जान लेते हैं। पहला कि इन्हीं के रूल में पहली बार फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को लाया गया था। इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1870 में। तो दोस्तों, उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट तो होती नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, उनके बीच में फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, और उसी अकॉर्डिंगली कि किन किन मैटर्स पे प्रोविंस गवर्नमेंट खर्चा करेगी और किन किन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी, इस चीज का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। फिर इन्हीं के रूल में इंडिया का पहला सेंसस, मतलब कि पहली जनगणना हुई थी 1872 में। अब सेंसस की बात आई है तो इसके बारे में कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड की पहली सेंसस, मतलब कि विश्व की पहली जनगणना 1749 में हुई थी। वर्ल्ड की फर्स्ट रेगुलर सेंसस का मतलब है दोस्तों, हर 10 साल पे होने वाली। जैसे इंडिया में भी हर 10 साल पे अब जनगणना होती है, जैसे कि लास्ट हुई थी 2011 में। अब 2021 में फिर से हमारी सेंसस या फिर जनगणना होगी। तो पहली रेगुलर सेंसस शुरू करने वाला देश था यूएसए, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया की फर्स्ट रेगुलर सेंसस शुरू हुई थी 1881 में। इसी के अकॉर्डिंग शायद अभी तक दोस्तों 15 सेंसस हो चुकी है हमारे देश में, और अब 2021 में हमारी 16 सेंसस होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्हीं के रूल में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी अजमेर में। और इस ये कॉलेज स्पेशली रॉयल एलिट्स, मतलब कि प्रिंसेस लोगों के लिए बनाया गया था, मतलब जो रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते थे उन लोगों के लिए बनाया गया था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अजमेर की बात आई है तो अजमेर के बारे में यहाँ कुछ खास बातें लिखी हुई हैं, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि पुष्कर लेक, ये भी अजमेर में ही है। और साथ ही साथ पुष्कर मंदिर भी अजमेर में है। अच्छा, पुष्कर मंदिर की खासियत क्या है? ये पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का, लॉर्ड ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है पूरे इंडिया में। इसके अलावा लॉर्ड ब्रह्मा का पूरे इंडिया में कोई भी मंदिर नहीं है। अजमेर में ही अजमेर शरीफ दरगाह है, जो कि एक सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। मतलब कि वहीं पे सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र वहीं पे बनी हुई है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। और इनकी वर्शिपिंग अकबर भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो कि इंडिया में मारे गए थे। मतलब कि जितने बाकी गवर्नर जनरल थे उनकी डेथ इंडिया में नहीं हुई थी। लॉर्ड मेयो इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो कि इंडिया में जिनकी डेथ हुई थी। और इनको मारने वाला इंसान था शेर अली। और इनकी डेथ हुई थी पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। इन्हीं के रूल में एग्रीकल्चर और कॉमर्स डिपार्टमेंट का स्थापना हुई थी 1872 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले हमारे गवर्नर जनरल है लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और इनका रूल जो रहा था 1872 से 1876 तक रहा था। इन्हीं के रूल में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, जिसके अकॉर्डिंगली आज भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ होती है। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट 1872 भी इन्हीं के रूल में इंट्रोड्यूस हुआ था। और साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिज जो थी वो भी अलाउ कर दी गई थी। इंटरकास्ट मैरिज की सिचुएशन आज भी हम जानते हैं इंडिया में कितनी खराब है। और इसी चीज को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ किया था। और ये जो अलाउ किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासन में हुआ था। फिर
सर सैयद अहमद खान ने इन्हीं के रूल में अलीगढ़ मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। इन्हीं के रूल में कुकर रिवोल्ट, पंजाब का एक कुकर रिवोल्ट था, उसको एंड किया गया था 1872 में। इस रिवोल्ट के लीडर थे राम सिंह कुका। अच्छा, कुकर रिवोल्ट के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। कुकर रिवोल्ट जो था वो नामधारी मूवमेंट था एक, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था। अच्छा, नामधारी मूवमेंट क्या था, पहले नामधारी के बारे में जान लेते हैं। नामधारी एक पंजाबियों की, पंजाब में एक सेक्ट था, एक अलग सेक्शन था लोगों का, जिसके फाउंडर थे सतगुरु राम सिंह। और इस नामधारी सेक्ट की स्पेशलिटी ये थी कि ये लोग हर उस चीज का बाइकआउट करते थे जिसपे ब्रिटिश स्टैंप होता था, मतलब कि ब्रिटिशर्स से रिलेटेड हर चीज का ये लोग बाइकआउट करते थे। अच्छा, ये नामधारीज हैं, इनको कूका भी बोला जाता था, कूकाज, जिसकी वजह से इस कूका रिवोल्ट का नाम पड़ा। इनको कूका बोलने की रीजन क्या था, ये जिस स्टाइल में गुरबानी, गुरबानी मतलब कि वर्ड्स ऑफ द गॉड, गुरबानी को जिस स्टाइल में रिसाइट मतलब कि पढ़ते थे, उसे वो स्टाइल एक हाई पिच्ड वॉइस थी जिसको पंजाब में कूक बोला जाता था। इसी की वजह से इनका नाम कूकाज भी पड़ गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले हमारे गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिटन। इनका जो रूल रहा था 1876 से 1880 तक रहा था। इनके रूल में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इन्हीं के समय पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत हुआ ये था कि इंडिया में लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट करने पे रोक लगा दी गई थी। उस टाइम पे कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा मीडियम बन चुका था न्यूज़पेपर, जिसमें कि एक जगह पे होने वाली घटनाओं की जानकारी दूसरे जगह पे बड़ी आसानी से पहुंच जाती थी। जैसे आज के टाइम पे भी न्यूज़पेपर का जो रोल होता है, उसी तरीके से न्यूज़पेपर का रोल उस टाइम पे भी था। और जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, सप्रेसिंग पॉलिसीज थी इंडियंस के अगेंस्ट, वो भी काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती थी। इस वजह से जो रिवोल्ट होता था वो काफी एक साथ होने लगा था, मतलब कि एक जगह पे रिवोल्ट हुआ तो उसकी जानकारी न्यूज़पेपर के थ्रू दूसरी जगह पहुंच गई, तो दूसरी जगह पे भी रिवोल्ट शुरू हो जाता था। इस वजह से ब्रिटिशर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पढ़ना बंद हो गए थे। तो अब न्यूज़पेपर प्रिंट होना बंद हो गए थे दोस्तों। तो होता क्या था कि एक नॉर्मल आदमी को लोकल लैंग्वेज आती थी, लेकिन इंग्लिश हर आदमी को नहीं आती थी। तो जो खबरें होती थी वो लिमिटेड लोगों तक ही जा पाती थी और काफी ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पा रही थी। अगला हमारा जो घटना थी वो है आर्म्स एक्ट 1878 पास किया गया था। इसके तहत हुआ क्या था कि इंडियंस को अगर आर्म्स रखने भी हैं और या फिर उनको ट्रेड करना है आर्म्स का, मतलब कि उसमें व्यापार करना है, तो दोनों के लिए ही उनको लाइसेंस की जरूरत थी। फिर इसी इनके ही रूल में इंडिया में बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, भुखमरी आई थी, और उस चीज को इग्नोर करते हुए दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया था। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स की काफी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी इसी समय पे। फिर रॉयल्स टाइटल एक्ट आया था 1876 का, जिसके तहत क्वीन विक्टोरिया को एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया था। मतलब कि यहाँ पे जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था, उस टाइटल को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देने वाला एक्ट था रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। फिर इन्हीं के समय पे फेमाइन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके चेयरमैन थे रिचर्ड स्ट्रैची। 1878 में इस कमीशन को स्थापित किया गया था। फिर ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए कॉटन पे टैक्स जो था उसे हटा दिया गया था। मतलब कि अब ब्रिटिश ट्रेडर्स जितने भी थे, उनको कॉटन पे कोई भी ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट किसी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं देना था। जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे, जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में बात किया था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई थी। तो जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम हो रहे थे, उसकी पहले जो मैक्सिमम एज जो थी वो 21 ईयर्स की थी। मतलब कि किसी भी अगर इंसान को मतलब कि उस एग्जाम में बैठना है,
तो उसकी मैक्सिमम एज मतलब कि 21 से ऊपर नहीं होना चाहिए था। तो उस एज को घटा के अब एज 19 ईयर्स कर दी गई, मतलब 19 ईयर्स कर दी गई थी, जिसकी वजह से काफी इंडियंस जो थे वो उस एग्जाम में बैठ नहीं पा रहे थे। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।